बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर आयशा अली। आज हम लोग आखिरी इश्क नावल की एपिसोड 8 पढ़ेंगे। ये हवेली बेस्ड आफ्टर मैरिज लव स्टोरी है। नावल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नावल की हर एपिसोड टाइम से मिलती रहे। सब्सक्राइब करने से हमारा भी फ़ायदा होता है और आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग एपिसोड पढ़ने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं नावल। इतने सालों बाद अपने सामने बाप को देखकर इबरार शाह तो सकते में ही चले गए थे। खुशी और गम के मिले जुले आंसू आंखों से कब निकलकर गालों को भिगो गए पता ही नहीं चला था। तो बस इतना कि वो नरम गरम साया जिसकी ठंडक के लिए बरसों जला वो सामने था। मिनट की देर के बिना वो बाप की ओर बढ़ गया। बहराम शाह भी सब गुस्सा गिला बुलाए बेटे को सीने में भींच गए थे। अबरार शाह तो बाप के गले लगे ही किसी छोटे बच्चे की तरह धाड़े मार मार कर रोए। साथ बाकी आया शाह खानदान भी इस मिलन पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। अच्छा भाई, हमें भी मिलने दे अपने छोटे से, या आज बस दोनों बाप बेटे ही मिलते रहोगे। अफरोज शाह माहौल को खुशगवार करने के लिए बात करते हैं और या जाकर भाई के गले लग जाता है। यूं सब बारी बारी अबरार शाह से मिलते हैं, जिनमें कुछ चेहरे तो शनाख्त होते हैं और कुछ अनजान। इसी बीच हसाला को तो सब भूल ही चुके थे, जो बाप के कुछ फासले पर खड़ी सूरत हाल का जायजा ले रही थी। ईशा और बादशाह के पेपर स्टार्ट हो चुके थे, वो नहीं साथ आई थी। इम्तिसाल शाह को दोस्तों से फुर्सत ही नहीं थी। अबान शाह को अचानक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ गया था, इसीलिए अभी घर के बड़े लोग ही आए थे। बहराम की अशाक नज़र सामने खड़ी 17 साल लड़की पर जाती है, जिसने काले रंग की कुर्ती शलवार पहनकर सर पर काले रंग का ही दुपट्टा सलीके से ओढ़ रखा था, जो हूबहू अबरार शाह की टटू कापी थी। बहराम शाह जान चुके थे वो इनकी पोती है, इसलिए आगे बढ़कर इसे सीने से लगाकर सर पर प्यार देते हैं और फिर अबरार शाह हसाला से सबका तारुफ करवाते हैं। बरसों बाद अपने बाप के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर वो कुछ लम्हों के लिए हर परेशानी गम भूल जाती है। चूंकि दोपहर का टाइम था, इसलिए वो सबके लिए खाने पीने की गर्ज से किचन की तरफ बढ़ गई। अबान शाह मीटिंग रूम से बाहर ही निकला था कि इसके सिल पर रंग हुई नंबर देखो तो जेड के था। काज यस करते ही जो खबर इससे मिली वो इसके गुस्से का पहरा ग्राफ बढ़ा चुकी थी। ठीक है, तुम इनका पीछा करो और लोकेशन मुझे सेंड करो, बाकी मैं और ताबिश देखते हैं। कॉल बंद होते ही कुछ नंबर मिलाकर फ़ोन कान को लगाया और जैसे ही सामने वाले ने फ़ोन उठाया, इसे अपने बाकी लोगों के साथ मखसूस अड्डे पर जल्दी पहुंचने को कहा और एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो गया। अगले 1 घंटे बाद वो सब बीएस के अड्डे पर मौजूद थे। गोल मेज के चारों तरफ कुर्सियां रखी हुई थी, वो पांचों कुर्सियों पर बरजमान थे। जब बॉस की एंट्री हुई और इनकी मीटिंग शुरू हो चुकी थी, ताबिश हुसैन, तुम और जवार एक साथ मलक के अड्डों पर जाओगे। अगर सूरत हाल काबू से बाहर होती नजर आए तो फौरन सलीम और फरहान से रब्ता करना। हमें किसी भी हाल में ये डील रोकनी है। इसके लिए अगर मलक शहरयार को उठाना भी पड़े तो सोचना मत। मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए। कुछ और ज़रूरी हदायत के बाद वो अपनी होडी उठाए बाएं की जानिब बढ़ जाता है और बाकी सब अपने अपने मिशन पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हिना अबरार शाह से तलाक लेकर मलक शहरयार के पास पहुंच चुकी थी। वो जो शराब पीने में मसरूफ था, जब वो पीछे से इसके गले में
बाहें डाले आगे झुककर, मलक इसे खींचकर गोदी में बिठाता है और पूछता है, क्या बात है आज इस नाचीज पर बड़ा प्यार नछावर किया जा रहा है। वो बोलती है, बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनोगे तो प्यार लुटाए बिना नहीं रह पाओगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जल्दी बताओ फिर। बात ये है कि मैं इस कैद खाने से छुटकारा हासिल कर लिया है। मैंने इब्रार से तलाक ले ली है। अब हमें शादी करने में कोई मसला नहीं है। अच्छा तो ये बात है। हाँ जी, क्या आपको खुशी नहीं हुई? मेरी बात सुनकर हुई है ना, बहुत खुशी हुई है। पर आपको देखकर तो नहीं लगता। नहीं, मैं खुश हूँ। अब तुम्हारे साथ अच्छा टाइम गुजरा करेगा बिना किसी डर के। बोल कर हिना बेगम को बोल तो हिना बेगम को रहा था, पर आंखों में शैतानी चमक लिए दिल ही दिल में अपने प्लान को पूरा होता देख रहा था। आगे क्या होना था इन सब बातों से अनजान ही हिना बेगम खुशी के नशे में मस्त थी। अबान शाह घर पहुंचकर फ्रेश होकर अब शीशे के आगे बाल पर संवार रहा था, जब मुलाजमा ने खाने का बोला, ओके मैं आ रहा हूँ। अच्छा साहब जी। जब वो डाइनिंग टेबल पर आया तो और कोई मौजूद नहीं था, जब कि किचन से अच्छी खुशबू बाहर तक आ रही थी, जिससे इसकी भूख और भी चमक गई थी। इतने में बादशाह मुलाजमा के साथ खाना टेबल पर लगाने लग गई। बाकी सब किधर है? वो छोटे चाचू के घर गए हैं। वो छोटे चाचू के घर गए हैं सब। अच्छा, अच्छा, ज़हन से निकल गई थी ये बात और प्लेट निकालकर चावल डालने लग गया। चावल की पहली बाट लेते ही बनाने वाले की तारीफ करने को दिल हुआ, पर अपनी अना के चलते बोल नहीं पाया, जबकि पता चल गया था कि खाना किसने बनाया है। जबकि वो बेचारी अपनी तारीफ सुनने की आस दिल में लिए बैठी रह गई। बादशाह इसकी एक-एक हरकत नोट कर रहा था, पर बज़ाहिर ऐसे बैठा था जैसे खाने के अलावा कोई काम ना हो। उस इतनी देर लगाकर खड़ूस प्लस सलाद की पसंद की डिशेस बनाई, खाई जा रहा है, पर मजाल है जो तारीफ कर दे। हाँ, करेगा भी कैसे? खुद को किसी रियासत का शहजादा जो तस्वर करता है, खड़ूस कंजूस ना हो तो। अबान शाह के लिए अब हंसी दबाना मुश्किल हो गया था, पर इस लड़की के सामने रौब कम ना हो इसलिए उठकर ऊपर चला गया और जाते जाते कॉफी की फरमाइश कर कर गया। वो जलती बुनती आधा अधूरा खाना खाकर चली गई। थोड़ी देर बाद काफ़ी बनाकर इसके रूम के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा नॉक करके अंदर एंटर हुई तो देखा वो सामने बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। आपकी कॉफ़ी लाऊं या टेबल पर रख दूं? वो कॉफ़ी टेबल पर रखकर इन्हीं कदमों पर वापस लौट गई और बाहर आकर कब से रुका सांस खारिज गया और नीचे की ओर बढ़ गई। बाबा साईं मुझे माफ़ करते, आपका हुक्म ना मानकर जो नुकसान मैं इतने सालों क्या पल-पल मैंने अपने जोश में किए गए फैसले पर मरा हूँ और आज इतने सालों बाद वहीं खड़ा हूँ, यहाँ से जहाँ से सफ़र शुरू किया था, छोड़ गई मुझे वो। इससे दौलत से प्यार था, बस बाबा साईं देखो मेरे हाथ खाली रह गए। शायद यही सज़ा थी जो बाप की बात से इनकार पर मिली। वो जब बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया और बहराम शाह का तो कलेजा फट रहा था। बेटे को इस तरह टूटा देखकर कहाँ से वो अपने कपड़ों पर सिलवट तक पड़ने नहीं देता था और आज वो कैसे एक बेवफा औरत के हाथों टूटकर बिखर रहा था। आखिर आज भी ना गले लगाया तो मेरा अबरार तो किरची-किरची हो जाएगा। वो खड़े होते हुए बोलते हैं, बस अब एकदम चुप।
मर्द रोता नहीं है, तेरा बाप है अभी जिंदा, जितना सफ़र करना था कर लिया। अब तुम दोनों बाप बेटी अभी इसी वक्त हवेली हमारे साथ चलोगे। हया बेटी, अमीना चलो जाओ बच्ची के साथ ज़रूरत का सामान पैक करो, हम सब साथ जाएंगे। जी अच्छा बाबा साईं, दोनों उठकर हसाला के साथ पैकिंग करने लग जाती हैं और इसरार शाह, जो अभी तक खामोश थे, उठकर अबरार शाह के पास बैठते हैं और पूछते हैं, कब से यूं व्हील चेयर पर हो? ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी है ऐसी हालत हो गई? तो इबरार शाह बताते हैं कैसे हिना ने इसे अपने रास्ते से हटाने के लिए एक्सीडेंट करवाया, पर जिसे अल्लाह रखे इसे कोई कौन चखे। चक्के वो बच तो गए पर दोनों टांगों की नसें मसली गई, जिस वजह से चलने से मजबूर हो गई और कुछ अरसे से सर में शदीद दर्द की लहर उठने लग गई थी। पहले पैर तो गौर नहीं किया, फिर एक दिन जब मैं नहा कर निकला तो नाक से खून निकल रहा था, सर एकदम चकराने लग गया। डॉक्टर के पास गया तो उसने इसने कैंसर बताया। चूंकि ये अभी इब्तिदा ही है तो डॉक्टर बोलते हैं इलाज हो सकता है अगर इलाज करवा लिया जाए। ये बताकर वो चुप हो जाते हैं। इतने में सब पैकिंग हो जाती है। इसरार शाह अबरार शाह को लेकर अलग गाड़ी में जाते हैं ताकि शहर के बड़े मशहूर डॉक्टर से मशवरा कर सके और बाकी सब एक गाड़ी में बैठकर हवेली रवाना हो जाते हैं। हसाला के मन में काफी सवाल थे जो अब हवेली जाकर ही मालूम हो सकते थे। ईशा और बादशाह के पेपर स्टार्ट थे इसलिए वो आजकल पढ़ाई में मसरूफ नजर आती थी। दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टर बनना कितना मुश्किल होता है वो इनको अब पता चल रहा था। अभी भी वो पढ़ाई कर रही थी कि इससे चाय की तलब हुई। वो सर पे दुपट्टा ओढ़ती पाँव में चप्पल पहनकर नीचे जाती है। अभी वो चाय के लिए पानी चढ़ाती है कि ड्राइंग रूम से किसी की आवाजें आती हैं। वो तजस्सुस तजस्सुस से वहां का रुख करती है तो एक अपनी हम उम्र लड़की जो इसकी ताई के पास बैठी हाथों की उंगलियों को मसल रही थी, इस पर नजर पड़ी तो वो आगे जाकर सबको सलाम करती है और इशारों किनारों से पूछने लगती है कि ये कौन है। तो इसकी माँ अमीना बेगम बताती है कि इसकी ताया इब्रार शाह की बेटी है। वो इस प्यारी लड़की के पास जाती है और हाथ आगे कर कर बोलती है, मेरा नाम बादशाह है, वैसे मुझे ताशी भी बोलते हैं और मैं तुम्हारे अफरोज चाचा की बेटी हूँ। इसके इतने लंबे तारुफ पर जहाँ हया बेगम मुस्काती है वहीं हम अमीना बेगम घूर कर देखती है पर बादशाह ही क्या जो असर कर जाए। बादशाह बेटा चाय बनाकर ले आए, आज हम अपनी गुड़िया के हाथ की बनी चाय पीना चाहते हैं। दादा सही बोलते हैं तो बादशाह सर हिलाकर किचन की ओर बढ़ जाती है और बाकी सब हसाना से बातें करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सब में घुल मिल जाए। दूसरी तरफ इसरार शाह डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स देखकर सीधे होकर बैठते हैं और बात का आगाज करते हैं। देखिए शाह साहब, इनकी सारी रिपोर्ट देखने के बाद यही पता चल रहा है कि इनके ठीक होने के चांस तकरी हाँ, इनके ठीक होने के चांस 80% है। बाकी शफा अल्लाह के हाथ में है तो ठीक है। आप इलाज शुरू करें, हमें अल्लाह पर यकीन है वो हमें मायूस नहीं करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप इनको कल डॉक्टर यूसुफ के पास ले आइएगा, कल से शुरू करते हैं हम प्रोसेस इनका। जी ठीक है, वो मुसाफ़ा करके उठ जाते हैं। तो कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की एपिसोड अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।